वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 15 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने वाले जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर OIC द्वारा जारी एक बयान को उसको खारिज किया है, तो तभी ये चर्चा में है। तो ये इस्लामिक जो सहयोग संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी सामूहिक जनसंख्या 1.8 मिलियन से अधिक है। इसकी स्थापना सितंबर 1969 में मोरक्को साम्राज्य के रबात में हुए एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में उसके निर्णय द्वारा की गई थी। इसको 25 दिसंबर 1969 को अधिकृत यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में आपराधिक आगजनी के परिणाम स्वरूप आयोजित की गई थी। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनके हितों को सुरक्षित करने और उनके रक्षा करने के लिए जो मुस्लिम वर्ल्ड की दुनिया के जो लोग हैं, मुस्लिम जो देश जितने हैं, उनकी सामूहिक आवाज़, इनकी मतलब उनके बारे में बात करता है, उनकी आवाज़ उठाता है। इसका उद्देश्य इस्लामी मूल्यों को संरक्षित करना, सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देना है। इसके सदस्य 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं और ये 57 देश हैं। इसका मुख्यालय जेद्दा ये सऊदी अरब में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच है। हमारा अगला आर्टिकल है तराई क्षेत्र के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी सबसे पहले उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के पास है, उसमें शौकिया स्थल जंगल में एक बाघ देखा गया है, इसलिए चर्चा में है। तो ये तराई क्षेत्र, ये समतल जलोढ़ भूमि की एक तराई बेल्ट है जो नेपाल भारत सीमा के साथ साथ हिमालय के निचली श्रेणियों के समांतर फैली हुई है। ये पूर्व दलदली भूमि, ये पट्टी पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। ये भारत में गंगा के मैदान के उत्तरी विस्तार है जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। ये शिवालिक रेंज में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक मतलब फैला हुआ है और ये भारत के तराई का विस्तार हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों तक फैला हुआ है। ये पूर्व से पश्चिम तक लगभग 800 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 30 से 40 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। इसकी ऊंचाई तो इसमें लगभग 750 मीटर, इससे कम है इसकी औसत ऊंचाई। और इसका समतल भूमि का निर्माण गंगा के जलोढ़ जो गाद होता है, जो गंगा के जलोढ़ मैदानों में गाद इकट्ठा होता है, उससे मिट्टी के रेत, कंकड़ और बजरी के फैलाव से हुआ है। इसकी उत्तरी किनारे पर कई झरने भी हैं जो कई धाराओं का निर्माण करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण घाघरा नदी, ये गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है और ये तराई क्षेत्र को काटते हुए इसकी दलदली विशेषता के लिए ये उत्तरदायी है। ये भूदृश्य भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र जैसे कि कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, ये जो कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। दुधवा बाघ अभ्यारण्य और वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, ये दुधवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में पड़ता है, इसको शामिल करता है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 13 संरक्षित क्षेत्र और 9 भारत में, उसमें 4 नेपाल के पड़ते हैं। इसके उत्तर में साथ भाबर क्षेत्र है जो साल यानी सोरिया, रोबस्टा वनों को सहारा देने वाली मोटी बजरी और छोटे पत्थरों के भंडार का क्षेत्र है। अब इसमें मैप में देख लेते हैं तराई क्षेत्र को। तो ये जो ब्लू कलर से स्पॉटेड है, ये तराई क्षेत्र को इंडिकेट करता है। इसमें ये नेपाल से होते हुए और ये बिहार, बंगाल और ब्रह्मपुत्र वैली में असम के कुछ एरिया तक ये फैला हुआ है। तो अब आइए हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो हमारा अगला आर्टिकल है व्योममित्रा के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने घोषणा की है कि भारत के महत्वाकांक्षी एक जो मिशन है गगनयान परियोजना, इसके हिस्से के रूप में एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। तो व्योममित्र ये दो संस्कृत शब्दों यानी व्योम, इसका मतलब होता है अंतरिक्ष, और मित्र से मिलकर बना है। ये एक महिला रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित परीक्षण मिशन पर उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे अर्ध ह्यूमनाइड रोबोट कहा जाता है क्योंकि इसके पैर नहीं है
हालांकि ये आगे और किनारे की ओर झुक सकती है। ये मानव रहित गगनयान मिशन पर जाने के अलावा मानव युक्त मिशन पर भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए साथ ले जाएगी। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें एआई सक्षम रोबोट को चेहरे के भाव, भाषण और दृष्टि क्षमताओं के साथ एक इंसान के समान डिजाइन किया गया है, जो उड़ान के दौरान कंपन और झटके का सामना कर सकता है। ये मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी करने, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन संचालन निष्पादित करने की क्षमता से लैस है। यह स्विच पैनल को संचालित करने और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक साथी के रूप में सेवा करने और बातचीत करने में शामिल है, और उन्हें पहचानने, उनकी पूछताछ का जवाब देने जैसे कार्य भी ये कर सकता है। मित्र, अब देख लेते हैं गगनयान मिशन क्या है। तो गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 दिनों के मिशन के लिए 3 मनुष्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजेगा। उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी लाएगा। प्रक्षेपण यान इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? तो इसको लिए LBM Mark 3 और GSLV Mk3 रॉकेट को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान में के रूप में पहचाना गया है, मतलब इससे भेजा जाएगा, जो इसरो का सुप्रमाणित और विश्वसनीय भारी लिफ्ट लॉन्चर है। बेंगलुरु में स्थापित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा गगनयान मिशन की तैयारी के लिए करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करती है। हमारा अगला आर्टिकल है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने आशा व्यक्त की है कि महत्वपूर्ण यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौता 2024 के भारतीय आम चुनावों से पहले ये पूरा हो जाएगा। तो देख लेते हैं EFTA के बारे में। यह स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य यूरोप के भीतर वैश्विक स्तर पर अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके वर्तमान में 4 सदस्य हैं। इसमें आइसलैंड, लिक्टनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसके सभी सदस्य खुली प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था वाले हैं, जो बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के साथ साथ मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह यूरोपीय संघ के विपरीत एक सीमा शुल्क संघ नहीं है, अर्थात ये एकल EFTA देश अपने स्वयं के सीमा शुल्क टैरिफ के निर्धारण करने और गैर EFTA देशों की तुलना में अन्य विदेशी जो व्यापार होते हैं उनके उपायों की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके कुछ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संघ हैं। तो इसमें EFTA देशों के बीच मुक्त व्यापार में यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में EFTA की भागीदारी, जिसमें यूरोपीय संघ और 3 EFTA के देश आइसलैंड, लिक्टनस्टीन, नॉर्वे, लेकिन स्विट्जरलैंड इसमें शामिल नहीं है। EFTA का मुक्त व्यापार समझौता विश्वव्यापी नेटवर्क, तो ये देशों के मुक्त व्यापार समझौता से सबसे बड़े नेटवर्क में से एक विकसित किया गया है, और ये FTA यूरोपीय संघ 60 से अधिक देशों और उनके क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये राजस्थान का मैप है, और इसमें ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी एरिया में ये स्पॉटेड है रणथंभौर नेशनल पार्क। और बाकी ये और भी नेशनल पार्क हैं राजस्थान में, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवला देव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। अब आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर्स के साथ सफारी वाहनों की कड़ी निगरानी लागू करने की योजना बना रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दक्षिण पूर्वी स्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की संधि पर मतलब इनकी विंध्य पर्वत और अरावली के जो मतलब जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे मतलब स्थित है। ये पूर्व में जयपुर के महाराजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। मतलब इसका नाम इसके परिसर में स्थित एक रणथंभौर किला है उसके नाम पर पड़ा है। इसको 1 नवंबर 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जबकि इसके किनारे पर स्थित जंगलों के नाम सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और केवला देवी जो अभ्यारण्य यहाँ पर रखा गया है। इसकी विशेषता क्या है, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति, तो इसकी ये घने जंगल, झील, प्राचीन खंडरों के साथ ये उबड़ खाबड़ का क्षेत्र है। वन यहाँ पर तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटेदार प्रकार के वन पाए जाते हैं।
पानी सकरी घाटियों और कुछ झीलों तक ही सीमित है, मतलब बहुत कम पानी यहाँ पर मिलता है। नदियों में तो यहाँ पर उद्यान में दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी यहाँ पर बहती है। इसमें कई झीलें हैं जिन्हें पदम तालाब, राजबाग तालाब और मलिक तालाब के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रमुख यहाँ का पौधा ढोक है। यह उष्णकटिबंधीय वृक्ष इस राष्ट्रीय वन के 3/4 से अधिक क्षेत्र पर वनस्पति निर्माण करता है, मतलब यहाँ पर उसके जो 3/4 से अधिक क्षेत्र पर यहाँ पर ये ढोक नामक पौधा पाया जाता है। इस उद्यान में ढोक के पेड़ के अलावा अन्य पेड़ों में बरगद, पीपल और नीम आदि पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में इसकी प्रमुख प्रजाति बंगाल जो टाइगर है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख जंगली जानवरों में तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर, सांबर, लकड़बग्घा, सलाथ भालू, चीतल आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ड्रैगन स्नेक हेड मछली है। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है, आप देख सकते हैं चित्र में इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं ड्रैगन स्नेक हेड मछली। इसका एनीगमा चन्ना भी नाम है, गोलम भी नाम है, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी ICN ने की लाल सूची में शामिल किया गया है और इसमें ये गंभीर संरक्षण चुनौतियों का सामना करना इसको पड़ रहा है। तो इसके तभी ये चर्चा में इसके बारे में देखते हैं। तो इसे जीवित जीवाश्म माना जाता है। इसका नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पात्र के नाम पर रखा गया है। ये मुख्यतः केरल में पाई जाती है जो मछली। इसका विकास 120 मिलियन पहले हुआ था, जो जुरासिक काल में डायनासोर के साथ ये माना जाता है। क्योंकि ये भूमिगत आवासों में पृथक था, वैज्ञानिकों का कहना है कि भूमि पर विलुप्त होने की घटनाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। पर्यावास इसका तो अधिकतर आर्द्र भूमियों और आसपास के जो धान के खेत होते हैं उसमें देखी जाती है। प्रजातियों की इसकी पहचान होने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्क्वेरियम पालतू व्यापार में सबसे अधिक वांछित वस्तुओं में से एक बन गई है। ड्रैगन जैसी दिखने वाली ये के कारण इसको सुदूर पूर्व के देशों में इसका उपयोग सौभाग्यशाली मछली के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि इसको ये ड्रैगन जैसी दिखाई देती है। उसमें यह एक भूमिगत मछली है जिसका वितरण मानव प्रभुत्व वाले परिदृश्यों के अंतर्निहित है, जिससे संरक्षण उपाय इसका मुश्किल हो जाता है। इसका खतरा तो मूल्यांकन में ये धान के खेतों में कीटनाशक जो दवाएं जो छिड़काव होता है और उनके कीटनाशकों के उपयोग और भूजल की जो गिरावट या गुणवत्ता को इन प्रजातियों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए अन्य कारकों के रूप में भी देखा गया है। संरक्षण के लिए इसके लिए उपाय क्या किए गए हैं? तो इसमें आर्द्र भूमियों की रक्षा करना, कीटनाशकों को उपयोग को जो विनियमित करना और सिफारिशों में एक है, क्योंकि इनके आवास के क्षेत्र में गुणवत्ता में गिरावट आई है। मतलब जो भी धान के खेत है उनका संरक्षण करना, आर्द्र भूमि जो है उनको हमेशा पानी भरा रहे उनका संरक्षण करना, तभी इनकी मतलब सुरक्षा हो पाएगी। अब इनकी संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं। तो ICN की जो लाल सूची होती है उसमें ये वनरेबल है, मतलब असुरक्षित श्रेणी में आते हैं, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में ये शामिल है। हमारा अगला आर्टिकल है अमृत प्रौद्योगिकी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं अमृत प्रौद्योगिकी के बारे में। अभी हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने अमृत यानी भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन यानी अमृत तकनीकी नामक एक तकनीकी विकसित की है। तो ये इसे पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकी ये नैनो स्केल आयन ऑक्सीहाइड्रॉक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को चुनिंदा रूप से हटा देती है। ये जल शोधक, घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों के लिए विकसित किया गया है। इसके अलावा ये पानी और स्वच्छता से संबंधित सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों की जांच के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग को पूर्ववर्ती स्थायी समिति द्वारा प्रौद्योगिकी की सिफारिश इसके लिए की गई है। अब आर्सेनिक के बारे में मुख्य बातें देख लेते हैं। तो ये आर्सेनिक पृथ्वी की पपड़ी पर एक प्राकृतिक घटक है जो पूरे पर्यावरण में हवा, पानी और भूमि के व्यापक रूप में वितरित है। ये अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है। इसके गुण क्या हैं? तो ये अपने सबसे स्थिर तात्विक अवस्था में है। आर्सेनिक एक स्टील ग्रे, कम तापीय और विद्युत चालकता वाला भंगुर ठोस होता है। यद्यपि तत्व आर्सेनिक के लिए कुछ रूप जैसे कि धातु हैं, जो तत्व को गैर धातु के रूप में वर्गीकृत करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे एक विषैले तत्व के रूप में भी पहचाना जाता है और इसे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा भी माना गया है। लंबे समय तक आर्सेनिक दूषित पानी के सेवन से आर्सेनिक विषाक्तता,
आर्सेनिकोसिस और त्वचा मूत्राशय, गुर्दा या फेफड़े का कैंसर या त्वचा रोग भी इससे हो सकते हैं। ये पानी पीने के पानी के में आर्सेनिक के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंतिम दिशा निर्देश मूल्य 0.01 मिलीग्राम लीटर और 10 माइक्रोग्राम लीटर है। हमारा अगला आर्टिकल है इनेक्ट साझेदारी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इनेक्ट पार्टनरशिप फॉर एनबीएस के बारे में। तो अभी हाल ही में 6 नए देश और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने इनेक्ट साझेदारी शामिल हुए हैं। मतलब तो ये इनेक्ट साझेदारी ये त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देने वाली, मतलब उसको समाधान को बढ़ाना है। इस इनेक्ट की फुल फॉर्म है इनहेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर अ एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनेक्ट। ये जर्मनी और मिस्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ शुरू किया गया था। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप 27 में लॉन्च किया गया था, जो 2022 में मिस्र के शर्म एल शेख में हुआ था। अन्य सदस्य देश इसके तो इसमें कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, मलावी, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्लोवानिया, बेल्जियम, पाकिस्तान, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं। ये एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल है जो प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण और जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने के लिए एक वैश्विक प्रयास का समन्वय करना चाहती है। इसका लक्ष्य क्या है? तो ये कम से कम 1 अरब संवेदनशील लोगों की जलवायु प्रभावों से सुरक्षा और उनके लचीलेपन को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2.4 अरब हेक्टेयर तक ये स्वस्थ प्रकृति और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करें और इस कार्बन समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और बहाली के माध्यम से वैश्विक समन्वय प्रयासों का उल्लेख में समृद्धि करने का करे और इसके ये लक्ष्य हैं। बाकी इसका सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN अपने सचिवालय की मेजबानी खुद ही करता है। हमारा अगला आर्टिकल है काजू बेली पक्षी अभयारण्य के बारे में। तो ये पहले मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारे दक्षिण भारत का मैप है और ये है उसमें तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है ये काजू बेली नेशनल पार्क और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ये बॉर्डर पे है पुलिकट जो बैरकेस लेक वाटर लेक है। तो ये यहाँ पर ये भी पाई जाती है। इसके किनारे पे ये काजू बेली नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। तो अब आइए देखते हैं। अभी सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही सैकड़ों प्रवासी पक्षी काजू बेली पक्षी अभयारण्य में पहुँचने लगे हैं। तो ये काजू बेली जैसा कि हमने मैप में देखा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के ये निकट है। मतलब इसमें ये मतलब ये बंगाल की खाड़ी है और ये पूर्वी तट पे ही है तो इसके निकट है। ये पुलिकट झील के बाद कोरोमंडल तट पर प्रमुख आर्द्रभूमियों में से एक है और ये झील उप्पुकल्ली क्रीक और यदायनथिट्टू मुहाना द्वारा बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ी हुई है और ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षी घोंसले के लिए आते हैं। आर्द्रभूमि का दक्षिणी भाग ये 2001 से आरक्षित भूमि है। ये तमिलनाडु की 141 प्राथमिकता वाली आर्द्रभूमियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। काजू बेली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि और एक संभावित रामसर साइट भी है। काजू बेली में विविध आवास हैं जिसके किनारे के पक्षियों में डार्टर और बेडर्स द्वारा पसंद किए जाने वाली जो ढलान वाली आर्द्रभूमि, तैरती हुई वनस्पतियां पर रहने वाले पक्षी और पक्षियों में जीवों की विभिन्न प्रजातियों द्वारा पसंद करने वाली जो खुली घास की भूमि होती है उसमें ये शामिल है। इस झील के मध्य एशिया और साइबेरिया के ठंडे उपनगरीय क्षेत्रों के ब्लैक टेल्ड गॉडबिट्स, यूरेशियन कार्वेल, व्हाइट स्टार्क, रफ और डनलीन सहित लंबी दूरी के प्रवासियों के लिए ये एक चारागाह है। मतलब यहाँ इतनी साइबेरिया से जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ से ये पक्षी उतनी दूर यूरेशिया से यहाँ पर आते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।